नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम पल्लव वंश से संबंधित विषय के बारे में जानेंगे कि पल्लव वंश में शासक कौन कौन थे और उनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं और इनके प्रशासन के बारे में। ये पल्लव वंश का टॉपिक 2 है। इससे पहले हमने पल्लव वंश से संबंधित एक पिछली वीडियो बना चुके हैं। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं पल्लव वंश। क्या है पल्लव वंश का टॉपिक 2? ठीक है। पल्लव वंश में दंतिवर्मन थे। पल्लव वंश में जो शासन करने वाले थे वो दंतिवर्मन थे। शासन कब करते हैं? 800 ईस्वी में, और 846 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। यानी राजा 800 ईस्वी में बनते हैं और 846 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये नंदीवर्मन और रेवा के पुत्र थे। इनके जो पिता थे वो नंदीवर्मन थे और रेवा इनकी माताजी थी। ठीक है, किनकी? दंतिवर्मन की। ठीक है। इनसे पिछली वीडियो में हमने नंदीवर्मन तक जो शासक थे पल्लव वंश से, उनके बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। आप उसे देख सकते हैं। ये उनसे आगे वाली वीडियो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पल्लव वंश में इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने इन पर आक्रमण किया था, दंतिवर्मन पर। ठीक है। और इसके प्रमाण हमें अभिलेखों से भी मिलते हैं। दंतिवर्मन को अभिलेखों में इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है कि अभिलेखों में दंतिवर्मन को पल्लव कुलभूषण भी कहा जाता है। पल्लव वंश के दौरान ये दंतिवर्मन को पल्लव कुलभूषण, क्या कुलभूषण के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मद्रास के निकट पार्थ सारथी मंदिर का जीर्णोद्धार कौन सा मंदिर था? पार्थ सारथी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है और इनके शासन से संबंध यही साक्ष्य, यही प्रमाण पेपरों में इन्हीं के आधार पर ही क्वेश्चन बनते भी हैं। इनके बाद में आते हैं नंदीवर्मन तृतीय शासन करने, और वो 846 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 869 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इन्होंने चेर, चोल और पांड्यों को हराया। ये दंतिवर्मन से शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने चेर, चोल और पांड्य राजवंश, जो इनके प्रतिद्वंदी थे, जिनसे इनका संघर्ष हमेशा होता रहता था, इन्होंने इन तीनों को ही हराया। और तमिल रचनाएं इन्हीं के समय में तमिल रचनाएं हुई थी। तमिल रचना में कौन सी हुई थी? नंदी कलम्बकम। ठीक है। ये हमें इनके साथ हुए युद्धों की जानकारी देता है कि वाकई में ही चेर, चोल और पांड्यों से इनका युद्ध हुआ था। ये जानकारी तमिल रचना के अंतर्गत जो ग्रंथ है, तमिल साहित्य से हमें इन चीजों की जानकारियां मिलती हैं। ये जो थे नंदीवर्मन तृतीय, शैव मत को मानने वाले थे। तमिल साहित्य को ये संरक्षण देने वाले थे। इन्हीं के समय में तमिल साहित्य को संरक्षण भी मिला था। इसी भाषा में इनकी सभा में तमिल भाषा के जो कवि थे, माफ कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इनकी सभा में यानी नंदीवर्मन तृतीय की सभा में तमिल भाषा के जो कवि थे, संत पेरुंदेवनार थे।
क्या थे? तमिल भाषा के कवि संत पेरुन देवनार थे, जिसने भारत वेणवा भारतम या उसे भारत वेणवा की इन्होंने रचना की थी। किसने? पेरुन देवनार ने। राष्ट्रकूट जो शासक थे, राष्ट्रकूट नरेश कौन थे उस समय? इनके समकालीन अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ने अपनी पुत्री कौन थी? शंखा। शंखा का विवाह नंदीवर्मन तृतीय से किया था। इनके शासन से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इनके बाद में नरपतुंग वर्मन, जो कि 869 ईस्वी में राजा बनते हैं और 880 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके सौतेले भाई थे अपराजित, जिन्होंने इनके समय में विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह करने के कारण इन्हें उनसे युद्ध करना पड़ा था। तो वो युद्ध कहाँ पे हुआ था? श्री पुरम्बियम, क्या? श्री पुरम्बियम के मैदान में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब जब युद्ध होता है जिसमें नरपतुंग वर्मन मारे जाते हैं, यानी इनके सौतेले भाई अपराजित के द्वारा नरपतुंग वर्मन मारे जाते हैं। और अगले शासक जो पल्लव वंश के बनते हैं वो अपराजित बनते हैं, जो कि 880 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं, राजा बनते हैं, और 903 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनको चोल शासक, भाई इनके समय में जब ये राजा बने तो क्या था? चोल शासक आदित्य प्रथम ने इसे हराया। इनके राजा बनते ही इनके समय में चोल शासक ने इन पर आक्रमण किया, जिनका नाम था आदित्य प्रथम, और इन आदित्य प्रथम ने अपराजित को हराया और मार डाला। तो जब मार डाला तो पल्लव वंश पे क्या? चोलों का आधिपत्य हो जाता है। किसका पर? आदित्य प्रथम का। इन्होंने स्वयं तोंड मंडलम का स्वामी बन गए। अब देखो वही वाली बात, जब किसी राज्य पे दूसरे राजा आक्रमण करते हैं तो उस पर अधिकार करते हैं तो कोई ना कोई उपाधि लेते हैं। तो आदित्य प्रथम ने तोंड मंडलम के स्वामी, यानी कि जो उनका मंडल था, राज्य था, ठीक है, पल्लवों के, उसके स्वामी बन जाते हैं। इनके बाद में नंदीवर्मन चतुर्थ शासन के लिए आते हैं और 904 ईस्वी में वो राजा बनते हैं और 926 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके बाद में कंपवर्मन राजा बनते हैं पल्लवों के, जो कि 948 ईस्वी में राजा बनते हैं और 980 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। ये मेरे प्यारे साथियों पल्लव राजाओं से संबंधित हमने जानने की कोशिश की है कि जो कौन कौन से तो राजाएं थे और उनका समय कौन कौन सा था और उन्हें उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य घटित हुए थे। इनके प्रशासन के बारे में जान लेते हैं कि भाई पल्लव वंश में जो राजा थे वो प्रशासन किस प्रकार से करते थे, किनकी सहायता से करते थे, और ऐसे हमें हमारे इतिहास में कौन से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो कि ये साबित करते हैं कि पल्लव राजाओं का सहयोग कौन कौन से अधिकारियां शासन के दौरान करते थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो पल्लवों में जो शासन की व्यवस्था थी वो राजतंत्र थी, राजतंत्र इनकी व्यवस्था थी, और राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था और राजा जो कार्य करता था वो प्रजा पालन के सिद्धांत पर करता था। प्रजा पालन का ये सिद्धांत करते थे, यानी प्रजा को हर तरीके से सुख समृद्धि और शांति का एहसास हो, ठीक है, कोई दुखी ना हो, इस प्रकार से ये राजा करते थे। राजा जो शासन करता था वो राजा मंत्री परिषद की सहायता से करता था। राजा जो प्रशासन करता था वो मंत्री परिषद की सहायता से करता था। और मंत्री परिषद में कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं
जिनकी सहायता से करता। तो इसमें मंत्रिपरिषद कौन कौन से आते थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मंत्रिपरिषद को रहस्य अधिकदास भी कहा जाता था। क्या? मंत्रिपरिषद को पल्लव समय में रहस्य अधिकदास भी कहा जाता था। इसमें जो शासन करने वाले प्रमुख अधिकारी थे, जिनमें एक युवराज, अमात्य, महासेनापति, महादंडनायक, विनय स्थिति, क्या विनय स्थिति संस्थापक, विनय स्थिति स्थापक, ग्लोमिक, जिला अधिकारी जिसको रतिक कहा जाता था, ठीक है, और चुंगी वसूलने वाले अधिकारी, चुंगी यानी कर वसूलने वाले, चुंगियों पर कर वसूलने वाले अधिकारी, और जिन्हें क्या कहते हैं अंडम्बस, ग्राम प्रधान और ग्राम भोजक। इनकी सहायता से चोल शासक अपने शासन में इनकी सहायता लेते थे और अपना प्रशासन करते थे। राज्य कई भागों में विभक्त था, और वो भाग कौन कौन से थे भाई? प्रशासन से संबंधित जानकारी है कि राजाओं ने, जो पल्लव शासक थे, उन्होंने अपने राज्य को अनेकों विभागों में बांटा था। जैसे कि मंडलम के क्या थे? मंडलम यानी राज्य थे, मंडल राजमंडल थे, और मंडलों से क्या विभक्त था? कोटकम। जैसे कि राज्य, उसके बाद में जिले, जिले के बाद में तहसील, तहसील के बाद में गांव, ठीक है, जो आधुनिक समय में है। इसी प्रकार वहां पर पहले मंडल, फिर कोटकम नाडु से, और नाडु को एक ग्रामों में विभक्त थे। पल्लव शासन जो प्रशासन था वो इस प्रकार से राज्य विभक्त था, मंडल, कोटकम, नाडु और एक ग्रामों में विभक्त था। अब मंडल क्या था? मत कोटकम, मंडल जो था मथा कोटकम में विभक्त थे, और इसमें क्या थे? देशांतिक शासन का भार संभालते थे। यानी अब मंडल जो थे उसके अधिकारी थे मथा कोटकम मंडल, और मथा कोटकम में देशांतिक शासन का भार संभालते थे। ये देशांतिक जो थे वो मथा कोटकम समझ लो या मंडल के अधिकारी, ये यहाँ पर संभालते थे शासन का भार। गांव में और नगरों में, गांव और नगरों में स्वसत्ता प्राप्त, क्या? स्वसत्ता प्राप्त नगर व गांव, गांव नगरों में स्वसत्ता प्राप्त नगर व गांव सभाएं थी। यहां पर समझो कौन थी? नगर और ग्राम सभाएं, जिनको नगर और उर कहा जाता था पल्लव समय में, ये कार्य करती थी। किसमें? गांव और नगरों में। अगर नगर प्रशासन की हम बात करें तो नगर प्रशासन में व्यापारी और कारीगर प्रमुख भूमिका निभाते थे। नगर प्रशासन में भूमिका निभाने वाले कौन थे? व्यापारी और कारीगर, जो कि नगर प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाते थे। पल्लवों के पास में थल और जल दोनों प्रकार की सेनाएं थी। थल और जल की सेना थी। राज्य जो था पल्लव राज्य कृषि और सिंचाई पर ध्यान देता था। खुद राजा भी किसानों के लिए कृषि और उनके फसलों की सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। और जमीनों की वो क्या करते थे भाई? जमीनों की माप कराई जाती थी, किसके पास कितनी जमीन है और कितनी अच्छी फसल होती है, ठीक है ना। और फसल का उपज का, जो फसल वो उपजाते थे, जो फसल वो उगाते थे, उसका छठा अंश
भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, यानी इसे भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, उल्टा लिया जाता था चुंगी और व्यापारियों से। चुंगी यानी कि एक तरह का टोल टैक्स आधुनिक समय का। तो ये क्या करते थे, इन्हें चुंगी से और व्यापारियों से, क्योंकि व्यापारी जो माल बाहर ले जाते थे, बाहर से लाते थे, तो वहां पर राजाएं चुंगी लगा देते थे। उन चुंगियों से जो भी कर लिया जाता था वो राज्य की आमदनी में काम आता था। इससे राज्य की आमदनी होती थी, किससे, कर से, जो कि व्यापारियों से और चुंगियों से लिया जाता था। व्यापारी जो फसल या कुछ भी धंधा आधुनिक समय के जो भी वहां पर चीज बेचते थे, लाते थे, उनसे पल्लव राजा कर लेते थे और चुंगियों के माध्यम से भी कर लिया जाता था। इस प्रकार से ये अपना प्रशासन करते थे पल्लव राज्य। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको पल्लव काल से या पल्लव वंश से महत्वपूर्ण शासक और उनके प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो थी वो आप लोगों को मिली होंगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनसे संबंधित जो पेपर में पूछा जाता है उनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।